तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें साइंस पूछी जाती है तो सबसे बड़ा पोर्शन बायोलॉजी का ही रहता है। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है फिजिक्स का और उसके बाद केमिस्ट्री का, डिपेंड करता है एग्जाम कैसा है ना। लेकिन ज़्यादा तुम देखोगे तो वन डे एग्जाम में बायोलॉजी के ही पोर्शन ज़्यादा रहता है, वहीं से क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं। तो आज से हम थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं कि बायोलॉजी से संबंधित जो भी आसपास से टॉपिक बन सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, उनको कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये वीडियो एक बार बना चुके हैं हम सेम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, लेकिन उसमें हुआ क्या, जो माइक है ये हिल गया और उसमें आवाज़ ही नहीं आई। पूरा वीडियो बना देने के बाद में पता लगा कि आवाज़ ही नहीं आई, तो फिर से शूट करना पड़ रहा है। पर कहते हैं ना कि जब लाइट तुम्हारी बड़ी होती है तो फिर चुनौतियाँ भी बड़ी बड़ी आती हैं। चलो बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में, है ना। जीव विज्ञान की शाखाएं, है ना। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जब ज़्यादा मेहनत के बाद में सफलता मिलती है ना तो उसका मज़ा भी अलग ही होता है। चलो बताओ, जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान मतलब क्या है? बायोलॉजी। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी की 2 शाखाएं तुमने पढ़ी होंगी, कौन कौन सी? एक तो तुमने पढ़ा होगा जूलॉजी के बारे में, है ना, और एक तुमने पढ़ा होगा बॉटनी के बारे में। 2 ही चीज़ों के बारे में तो पढ़ा है, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में। जूलॉजी क्या होता है? जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु यानी कि इंसान हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गए, ये सब क्या है? कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब क्या आते हैं? जूलॉजी में। तो जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तुमसे पूछा जाए अगर जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है तुम्हारा जूलॉजी। लेकिन अगर कह दिया जाए पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधे भी तो जीवधारी हैं, पर वो अलग कैटेगरी के हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं, वो स्थायी जीव हैं, है ना। तो पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन ये तुम्हारा बॉटनी कहलाता है, ठीक है। अब अगर तुमसे बात करें कि जूलॉजी जो है, जूलॉजी के जनक कौन है, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी कहते हैं उनसे, है ना। तो इसके जनक हो जाएंगे अरस्तु, है ना। जूलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु। वही अगर बॉटनी की बात की जाए तो इसके जनक जो हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। क्या हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। जो बॉटनी है तुम्हारी, बॉटनी के जनक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी के जनक तुम्हारे अरस्तु हो जाएंगे। वहीं अगर साथ साथ तुमसे पूछ दिया जाए बायोलॉजी के जनक कौन है, तो तब भी तुम अरस्तु ही लगाओगे। अगर सीधे सीधे तुमसे पूछ दिया था ना कि बायोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो भी तुम क्या लगाओगे? अरस्तु ही लगाओगे। लेकिन अगर जूलॉजी का पूछ दिया जाए तो भी अरस्तु रहेंगे। जूलॉजी हो या बायोलॉजी हो, उसके फादर तुमको या जनक अरस्तु ही लगाने हैं। बॉटनी के तुमको लगा देने हैं कौन से? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। चलो बात करते हैं अब इसके आगे हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक और होता है चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान का नाम सुना है किसी ने? चिकित्सा विज्ञान जिसे कहते हैं मेडिकल साइंस। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? क्या तुम लोग बता सकते हो चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस का जनक कहते हैं हिप्पोक्रेटस को, है ना। तो यहाँ से ये बन सकते थे क्वेश्चन जनक वाले, तो यहाँ से खत्म कर देते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं। तो चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे, है ना। चलो अब यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं और सीधे सीधे देखते हैं कि चिकित्सा किसकी करोगे भाई? किसी शरीर की करोगे। और शरीर के निर्माण होने के लिए क्या चाहिए? तुम्हें छोटी छोटी कोशिकाएं चाहिए। क्या चाहिए? छोटी छोटी कोशिकाएं, क्योंकि छोटी छोटी कोशिकाओं से ही पूरे शरीर का निर्माण होता है ना। शरीर ऐसे थोड़ी ना बन गया इतना बड़ा शरीर, छोटी छोटी कोशिकाएं मिल गई। कोशिकाओं को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, है ना। जैसे किसी बिल्डिंग के निर्माण में क्या कहते हैं? ईंटें लगती छोटी छोटी, उनसे कोशिकाओं का निर्माण, पूरे फिर बिल्डिंग, दीवार का निर्माण होता है, दीवार के बाद में फिर बिल्डिंग बनकर तैयार होती है। वैसे ही किसी शरीर को बनने में भी छोटी छोटी कोशिकाएं लगती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोशिका, है ना। कोशिका होता क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं इसको सेल। क्या कहते हैं? सेल। और तुमसे पूछ दिया जाए इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तुमको पता होगा इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगर तुमसे बात की जाए सबसे पहले कोशिका की खोज हुई कब, तो 1665 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही कोशिका की खोज की थी सबसे पहले। तो सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कर दी थी। और सबसे पहले पूछा किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी, तो मृत कोशिकाओं की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने, है ना। तो ध्यान रखना। अब कोशिका होते हैं 2 प्रकार के। एक तो हमने भी देखा था कि इंसान है, जानवर हैं, वो अलग कैटेगरी में है। एक है पेड़ पौधे, अलग कैटेगरी में है। पर कोशिकाएं तो सबकी हैं, है ना। तो एक दो जंतुओं वाली कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिकाएं हैं, और एक क्या है? एक पादप कोशिकाएं हैं। दोनों में अंतर क्या है? जंतु कोशिकाएं जो होती हैं इसमें सेल्यूलोस नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है? सेल्यूलोस नहीं पाया जाता। सेल्यूलोस मतलब जो कोशिका के ऊपर की जो कठोर वाली परत होती है वो इसमें जंतुओं में नहीं पाई जाती। हमारी कोशिका तुम टच करके देखोगे, अपनी कोशिका देखोगे टच करके तो मुलायम है, कड़ी नहीं है। लेकिन पेड़ पौधों में देखोगे तो उनकी कोशिका कड़ी है, बहुत मजबूत है, सॉलिड है। क्यों होती है? क्योंकि पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोस पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
लोस पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना क्यों होती है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज की परत पाई जाती है और वो परत बहुत मजबूत होती है और सेल्यूलोज को कोई इंसान पचा भी नहीं सकता है ना। जो सेल्यूलोज होता है उसको तुम पचा नहीं सकते, ठीक है। तुमसे पूछा है कौन सी चीज़ पाचन युक्त नहीं है, तो सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते तुम। अब बात करते हैं जंतु कोशिकाओं की। तो जंतु कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक, कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक, है ना, और एक होती हैं यूकैरियोटिक। क्या होती हैं, यूकैरियोटिक। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो बायोलॉजी जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं जो लोग, उनको थोड़े नाम अजीब लगेंगे, और जो पहले से पढ़ चुके हैं उनको पता है कि ऐसे ही नाम आगे मिलने वाले हैं, है ना। तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। केंद्रक किसी भी कोशिका का सबसे बीचों बीच वाला हिस्सा, वो जिसमें नहीं पाया जाएगा, उन प्रकार की कोशिकाओं को क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। मतलब केंद्रक इसमें नहीं पाया जाएगा। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो होंगी जिनमें केंद्रक क्या होता है, इनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, इसमें होता है, उपस्थित होता है, अच्छा खासा केंद्रक होता है, ठीक है। तो तुमसे पूछा ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अच्छा, ऐसी कोशिकाओं से निर्मित होकर के किसका शरीर बनता है, तो इसका शरीर बनता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नाम सुना है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होती है बैक्टीरिया, है ना। अब बात आती है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की और किस सन में की। तो ध्यान रखना 1665 में खोज हो गई है कोशिका की, और बैक्टीरिया की खोज उसके जस्ट थोड़े दिन बाद हुई है 1683 में, है ना। 1683 में किसकी खोज हुई है, बैक्टीरिया की खोज हुई है। तुमसे पूछा जाए किसने की है, तो ध्यान रखना एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी। और इन्हीं एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी का पिता, माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसका पिता किसे कहते हैं, इसका जनक किसे कहते हैं, तो इन्हें एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही कहते हैं। तुमसे पूछा जाए अगर कि कहाँ रहते हैं, तो तुम लोग बता सकते हैं कि हॉलैंड में रहते हैं। हालांकि नहीं पूछा जाएगा, है ना, ऐसा कि कहाँ तक पूछेंगे, किसके बारे में पूछेंगे कि कौन कहाँ रहता है, पर फिर भी पता होना चाहिए कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक हॉलैंड में रहते हैं, है ना। और इन्हें ही माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहते हैं, है ना। इन्होंने ही 1683 में बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। चलो बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक का निर्माण हो चुका होता है, विकसित केंद्रक होता है। जैसे हम लोग इंसानों में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती है उसका केंद्रक का निर्माण अच्छे से हो चुका होता है, केंद्रक ही पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है। पर ये नहीं पूछा जा सकता तुमसे कि इंसानों में किस प्रकार की कोशिकाएं पूछी जाती हैं, पाई जाती हैं, ऐसा नहीं पूछेंगे, क्योंकि सबको पता है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ और ऐसे जीव हैं जिनका नाम है, जैसे हाइड्रा, है ना। हाइड्रा का तुमने नाम नहीं सुना होगा इससे पहले, कुछ लोगों ने सुना होगा, उनको अच्छी बात है। तो हाइड्रा एक ऐसा जीव होता है जिनमें केंद्रक पाया जाएगा, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ऐसे एक नाम और है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा में भी क्या पाया जाता है, स्पाइरोगायरा की कोशिकाओं में भी केंद्रक पाया जाता है। एक नाम और ध्यान रखना, इसका नाम है एंट अमीबा, एंट अमीबा, है ना। तो ध्यान रखना, एंट अमीबा की कोशिकाओं में भी केंद्रक पाया जाता है, विधिवत केंद्रक पाया जाता है। पाया तो इंसानों में भी जाता है, जानवरों में भी जाता है, लेकिन वो तुमसे नहीं पूछेंगे क्योंकि सबको पता है कि इनकी कोशिकाएं विकसित हैं और इसमें केंद्रक पाया जाएगा, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए स्पाइरोगायरा में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, किस प्रकार की पाई जाती है, तो तुम आराम से बता दोगे कौन सी होगी। क्या प्रोकैरियोटिक होगी, प्रो मतलब जो सबसे पहले निर्माण होगी वो पहले निर्माण होगी। प्रो मतलब होता है पहले ही बन गई, तो क्या उसमें केंद्रक बन जाएगा, नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, धीरे धीरे डेवलप होगा। जो बाद में निर्माण हुआ इसे कहते हैं यूकैरियोटिक। तो बाद में धीरे धीरे जाकर के कोशिका का जो कोशिका का केंद्रक होता है उसका निर्माण हो गया, है ना। एक शब्द एक चीज़ और देख लेते हैं, इसे कहते हैं कोशिका का सिद्धांत। कोशिका कहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, चलो यहाँ लिख लेते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो कोई लोग बता सकते हो क्या। तो ये 1838 और 39 के आसपास कोशिका का सिद्धांत दिया गया था। किसने दिया था, तो एक भाई साहब थे जिनका नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था, स्लाइडेन। और इनके एक मित्र थे जिनका नाम था स्वान। स्लाइडेन और स्वान दो व्यक्तियों ने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो तुमसे पूछा जाए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लाइडेन और स्वान ने सन 1838 और 39 के आसपास कोशिका का सिद्धांत दिया था। लेकिन कोशिका की खोज की बात अगर की जाए तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज सबसे पहले 1665 में की थी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे देखेंगे। अब बताओ तुम लोग क्या जानना चाहते हो इसमें से। ऐसे ही क्वेश्चन बनते, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरा वादा है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, कोशिकाओं में क्वेश्चन इससे ज़्यादा कहाँ बनाएंगे। यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं।
चलो एक बार रिवीजन करके बताओ तुम लोग, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, फटाफट बताओ बताओ बताओ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? जिनमें केंद्रक का विकास नहीं हुआ होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें अच्छे खासे केंद्रक का निर्माण हो चुका होता है। चलो हम सबसे पहले एक कोशिका बना लेते हैं, है ना। तुम कहोगे सर जी ये कोशिका है, तो जिसने पहले नहीं बायोलॉजी पढ़ी है उसको पता है कि ये कोशिका नहीं है, पर जिसने पढ़ी है वो जानता है कि कोशिका ऐसे ही बना के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कोशिका है ना। तो हम बात कर रहे थे कोशिका के केंद्रक के बारे में। तो ये मान लिया सेंटर में बीचों बीच में जो है वही क्या है? केंद्र है उसका, तो उसी को केंद्रक कहते हैं। तो ये क्या है? कोशिका का केंद्रक है, इसे केंद्रक लिख लें, केंद्रक। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की है, तो भाई साहब नाम याद रखना, एक नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने क्या किया था? कोशिका के केंद्रक की खोज की थी, है ना। अब केंद्रक का काम क्या होता है कोशिका के अंदर? तो पूरी कोशिका को नियंत्रित करने का, यानी मॉनिटरिंग का काम किसका होता है? तो इसी केंद्रक का होता है ना। ये क्या करता है? नियंत्रण करता है, पूरी कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? तो यही केंद्रक करता है। पर इस केंद्रक की सबसे खास बात यह है कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे डीएनए पाया जाता है। तो तुमसे पूछा जाए कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका में डीएनए यही उसके केंद्रक में ही पाया जाता है। ठीक है, चलो और आगे बात करते हैं। केंद्रक के बाद में क्या आएगा? यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। देखो ये आकार सेम वैसा नहीं है ना, बस समझाने के लिए बताते हैं कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। तो दूसरे नंबर पे आता है राइबोसोम। इसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है पहले देख लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो पैलेड नाम के एक व्यक्ति थे। क्या थे? पैलेड। इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। और तुमसे अगर पूछा जाए कि राइबोसोम का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कौन? राइबोसोम। इसके पड़ोस में एक लाइसोसोम बना लेते हैं, यार जगह कम है पर बना लेते हैं, है ना, इतने में आ जाएगा, छोटा लिख लेंगे, लाइसोसोम। ठीक है, चलो लाइसोसोम का काम क्या होता है? ये है लाइसोसोम। ठीक है, नीचे वाला लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। किसने की थी? डी डुबे ने, है ना। ये दुबे नहीं है, डुबे है, डी डुबे। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। अब बात आती है लाइसोसोम का काम क्या है। तो कभी अगर तुम्हारी चोट लग जाए तो तुम देखते हो यहाँ पे क्या होता है? काली काली हो जाती हैं। तो चाहे या जो यहाँ की कोशिकाएं हैं वो सब क्या होती है? काली पड़ जाती हैं। या फिर कई बार घाव हो जाता है, यहाँ की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं, घाव बन जाता है, गड्ढा हो जाता है। अब ऐसे में ये गड्ढा धीरे धीरे पूरा भी होने लगता है, टाइम लगता है, पर धीरे धीरे गड्ढा भर जाता है। ऐसा नहीं होता कि चोट लग गई, घाव हो गया तो गड्ढा हमेशा हमेशा के लिए बन गया। वो धीरे धीरे कवर हो जाता है, बंद हो जाता है। अब बंद कैसे होगा? यहाँ पे दूसरी नई कोशिकाएं बनेंगी, और नई कोशिकाएं बनाने का काम कौन करता है? तो यही लाइसोसोम करता है। इसे कहते हैं कोशिका का विभाजन। क्या कहते हैं? कोशिका का विभाजन। तो तुमसे अगर पूछा जाए कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, तो यही लाइसोसोम करता है। लेकिन विभाजन का मतलब तो समझ गए ना, विभाजन मतलब नई कोशिकाओं को बनाना, है ना, पुरानी कोशिकाओं से तोड़ करके नई कोशिकाओं का निर्माण करना, है ना। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कोशिकाओं को नष्ट कौन करता है, या कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो भी यही भाई साहब है। जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है, ये बात ध्यान रखना। जो बना सकता है वो बिगाड़ सकता है हमेशा, है ना, इसलिए थोड़ा उसके प्रति हम्बल रहो। ये लाइसोसोम क्या करता है? नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, पर पुरानी कोशिकाओं को खत्म भी यही कर सकता है ना। ऐसे में क्या होता है? इसके पास एक लिक्विड होता है जो उस पर क्या करता है? उस पर डाल देता है तो आसपास की कोशिकाएं जल जाती हैं। लेकिन कभी चोट लग जाए तो देखता है तो भाई साहब पहले से जली पड़ी है, तो क्या करते हैं? चलो बना देते हैं, मदद कर देते हैं। तो आसपास की कोशिकाएं मिल करके क्या करती हैं? उसके जो कोशिकाएं हैं, बीच की कोशिकाएं जो खराब हो गई हैं, उनका निर्माण कर देती हैं। ठीक है, तो केंद्रक हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। एक देख लेते हैं गाल्जी काय। क्या हो गया? गाल्जी काय। गाल्जी काय, है ना। गाल्जी काय के बारे में तुमने सुना होगा। गाल्जी काय का काम क्या होता है? तो तुम ध्यान रखो कि जब भी कोशिकाओं में एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ ले जाई जाती है, तो वो ट्रैफिक लाने ले जाने का काम कौन करता है? वो गाल्जी काय करता है। इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। तुमसे पूछा जाए कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना कि गाल्जी काय का कहते हैं। गाल्जी काय का काम क्या है? इधर से उधर ले जाना। ट्रैफिक पुलिस का भी तो वही काम है ना, कि इधर से उधर गाड़ियों को आने जाने का पूरी व्यवस्था करना। तो लाने ले जाने की पूरी व्यवस्था कौन करता है? गाल्जी काय करता है। अब तुम कहोगे सर जी जो बचपन से मैंने कोशिका के बारे में पढ़ा है वो तो आपने बताया ही नहीं है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सुनते आ रहे हो ना बचपन से, तो यहाँ बना लेते हैं, वैसे छोड़ेंगे नहीं उसको भी, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का तुमने बचपन से एक ही चीज़ पढ़ी है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, है ना, जहाँ से ऊर्जा जनरेट होती है। तो यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया का वही काम है, जहाँ से ऊर्जा जनरेट करता है। ये क्या करता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का काम करता है ना, ऊर्जा निर्माण का काम करता है। ऊर्जा निर्माण का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये सबको पता है, पर यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग बन जाता है जो आपके बच्चों को नहीं पता होता है।
वो क्या है? अगर तुमसे पूछा जाए कोशिका के अंदर केंद्रक के अलावा और कहाँ डीएनए उपस्थित रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, है ना। यहाँ भी डीएनए उपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए उपस्थित रहता है। एक तो यहाँ तुम्हारे केंद्रक में है, केंद्रक में तो पाया ही जाएगा डीएनए, पर अगर केंद्रक के अलावा पूछा जाए कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इससे ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलो इसको मिटा देते हैं ना, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अगर किसी को कोशिका वाला वीडियो अच्छे से देखना है ना, जानना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो तुम कोशिका का एक देखना प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट जब तुम देखोगे, वहाँ चेकआउट करोगे, तो मैंने कोशिका को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। विधिवत अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ, बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट ओपन करना, और वहाँ कोशिका के 2-3 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो उसमें देखोगे अच्छे से तुमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। अब बात करते हैं, जैसे कोशिका शरीर का सबसे छोटा हिस्सा हो गई। यही हमने कहा, एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक नए उत्तक का निर्माण कर देती हैं, और वही उत्तक मिलकर के धीरे धीरे एक अंग का निर्माण कर देते हैं, और अंगों से, बहुत सारे अंगों से मिलकर के हमारे एक शरीर का निर्माण हो जाता है, हमारा शरीर बनकर के तैयार हो जाता है ना। पर कोशिकाएं, तुमने देखा है, हमने एक शब्द कहा बीच में कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मतलब क्या है? जैसे तुम खाल देखते हो, ये तुम्हारी खाल है ना, तो थोड़ी मुलायम है ना, छूने में सॉफ्ट है, इसकी भी कोशिकाएं हैं। लेकिन उसी के पास में तुम दांत देखते हो, ये दांत, तो ये बहुत मजबूत है, सॉलिड है, दांत क्या है? मजबूत है। अब ये भी शरीर का हिस्सा है, तो बना तो ये भी कोशिका से होगा, पर दांत की कोशिकाएं मजबूत हैं और त्वचा की कोशिकाएं तुम्हारी सॉफ्ट हैं। क्या अंतर है? तो त्वचा की कोशिकाएं अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, दांत की कोशिकाएं अलग प्रकार की कोशिकाएं, बाल देखोगे तो बाल की कोशिकाएं अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, है ना। तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक प्रकार का उत्तक बनाती हैं, और एक ही प्रकार के उत्तक मिलकर के एक प्रकार का अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर के एक पूरे शरीर का निर्माण कर देते हैं, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं अब उत्तकों के बारे में। उत्तक क्या होते हैं? जिन्हें टिश्यू कहते हो, है ना। तो उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे हमने कोशिका का अध्ययन देखा, साइटोलॉजी कहलाता है, वैसे ही उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाता है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जंतु उत्तक, है ना, और एक होता है पादप उत्तक। एक क्या होता है? पादप उत्तक, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, पादप मतलब पेड़ पौधे वाले। तो पादप उत्तक में 2 चीज़ें तुमको बस ध्यान रखनी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 चीज़ें बस ध्यान रखना। पादप उत्तक में क्या क्या है? एक तो होता है इसमें जाइलम और एक होता है फ्लोएम। इन दोनों का काम याद रखना। पादप उत्तक में 2 चीज़ें, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, है ना, जाइलम और फ्लोएम। तो इन दोनों का काम क्या होता है? तुमने देखा है पेड़ पौधों में जड़ें जो होती हैं वो पानी को खींचने का काम करती हैं, वहीं पत्तियाँ भोजन के निर्माण का काम करती हैं, पर वही भोजन वो पूरे पेड़ में पहुँचाती हैं, और नीचे से जड़ें जो पानी लाती हैं वो भी पूरे पेड़ में पहुँचाती हैं। तो जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? ये जाइलम करता है। तो जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जाइलम का इस्तेमाल किया जाता है पादप कोशिकाओं में। और फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, है ना। या कह सकते हैं कि संपूर्ण पादप पेड़ में, यानी संपूर्ण पेड़ में एक जगह से दूसरी जगह तक भोजन को पहुँचाने का काम होता है पादप का, ये फ्लोएम का, है ना, फ्लोएम उत्तक का। और वैसे ही जाइलम का काम होता है जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, है ना। चलो इसको मिटा देते हैं, अब जंतु वाला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जा से जल याद रहेगा, जा से जाइलम, जा से जल और जा से जाइलम, और फा से फ्लोएम होता है, फा से फल भी कह सकते हो ना, या फिर भोजन कह सकते हो, तो फ्लोएम का काम होता है। अब बात करते हैं जो जंतु उत्तक होते हैं वो धीरे धीरे मिलकर के पूरा एक अंग बना देते हैं। तो तुमसे अगर पूछा है शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होगा, तो बताओ। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, अपना शरीर देख लो और बताओ तुम्हारे शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है। तो कुछ लोग कहेंगे सर जी हमारा तो पेट बहुत बड़ा है कि नहीं बड़ा है। कुछ लोग कहेंगे सर जी हमारे कानून के हाथ हैं, सबसे बड़े हमारे हाथ हैं। कुछ कहेंगे हाँ सर जी हमारी टांग बड़ी है ना। पर ये सारे गलत जवाब हैं। सबसे सही जवाब है शरीर का सबसे बड़ा अंग है तुम्हारी ये त्वचा, जो स्किन है, जो यहाँ से लेकर के नीचे तक है, इधर साइड में भी फैली हुई पूरी, ये सब त्वचा है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? वो तुम्हारी त्वचा हो जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना, शरीर का सबसे बड़ा अंग, अगर तुमसे पूछा है सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगी तुम्हारी त्वचा, है ना। त्वचा जिसे क्या कहते हो? खाल कहते हो या फिर स्किन कहते हो, अंग्रेजी वाले स्किन कहते हैं, है ना। पर क्या तुम्हें ये पता है कि त्वचा के भी 3 परतें हैं? 3 परतें कौन कौन सी? एक तो सबसे ऊपर वाली परत, एक उसके बीच में जो गूदे वाली परत है, और इसके एक अंदर की साइड में, जो अंदर की साइड से इसकी एक परत है ना। तो त्वचा की कितनी परतें? 3 परतें। एक तो ऊपरी परत है तुम्हारी, और एक क्या है? मध्य परत है, और एक आंतरिक परत कह सकते हो, है ना। 3 परतें हैं त्वचा की। कौन कौन सी? ऊपरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत। ऊपरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, क्योंकि डर्मिस मतलब होता है त्वचा, ऊपर की जो स्किन होती है ना। और त्वचा का अध्ययन अच्छा कौन बता सकता है क्या कहते हैं? त्वचा का अध्ययन,
त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। और वहीं से ये शब्द बना है डर्मिस का, है ना, एपिडर्मिस जिसे कहते हो, डर्मेटोलॉजी। तुमने एक ऐड सुना होगा, वो नाइसिल कूल पाउडर का जो आता है ना, ठंडा ठंडा डर्मी कूल, है ना, कहता है आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। तो डर्मी शब्द वहीं से आया है। किसको कूल करना है? डर्मी मतलब त्वचा, और कूल मतलब ठंडा करना है। गर्मी का मौसम आ गया, त्वचा को ठंडा करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? ये पाउडर चाहिए नाइसिल वाला, है ना। इसीलिए क्या ऐड लगाते हैं? आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, मतलब त्वचा को ठंडे करने का। वहीं से ध्यान रखना। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस कहलाएगी। डर्मेटोलॉजी से ही बना है एपिडर्मिस, है ना। और उसी से मिलता जुलता मध्य परत को क्या कहते हैं? इस साइड केवल डर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मिस। ऊपरी परत एपिडर्मिस है और मध्य परत केवल डर्मिस कहलाएगी, डर्मिस, है ना। वहीं अगर बात करें सबसे आंतरिक परत, इसे कहते हैं सबक्यूटिस। क्या कहते हैं? सबक्यूटिस। त्वचा की आंतरिक परत को सबक्यूटिस कहते हैं। आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन जो भी कवर हो सकते थे मैंने सारे कराने का प्रयास किया है। एक और देख लेते हैं ऊपर, जैसे होता ना कि हमारी त्वचा तुम देखोगे और अपनी त्वचा देखोगे, दोनों में अंतर होगा। एक तो तुमको देखने को मिल रहा होगा कि पसीना बहुत बह रहा है ना। मेरी स्किन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तुमको क्या होगी, लाइट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा ये चमक रही होगी, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन क्या होती है, बहुत ज़्यादा तैली होती है, ऑयली होती है ना। और कुछ लोग देखने में बहुत ज़्यादा काले होते हैं, हमारे यहाँ करिया कहे जाते हैं। तो वो कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा काले होते हैं जैसे हम, और कुछ लोगों के आप लोग जैसे थोड़ा गोरे वाले, है ना। तो दोनों में रंग का अंतर क्या होता है ना। किसी की त्वचा जो काली होती है, काली किस वजह से होती है और ऑयली किस वजह से होती है? त्वचा का रंग काला किस वजह से होता है? काली होती है। और तैली होती है, तैली मतलब क्या कह सकते हैं? तैली मतलब ऑयली, है ना। तो किसी की त्वचा ऑयली होती है जैसे मेरी, है ना, काली भी है तैली भी है। तो इसका कारण क्या होता है? तो ये किसके कारण होता है? ये मेलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मेलेनिन के कारण। अब तुम बताओ, क्या कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा है? तुम बताओ, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने इसमें कवर करा दिए हैं, जहाँ से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे। पर फिर भी अगर तुम चाहते हो कि और डिटेल में पढ़ना है तो तुम प्लेलिस्ट चेकआउट करो। वहाँ पे जाओगे, बायोलॉजी की तुमको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे कोशिका बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। पर यहाँ पे मैंने तटस्थ रहने का प्रयास किया कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं केवल इतना समझो। सब कुछ समझने का कोई मतलब नहीं है, कुछ पढ़ने का मतलब नहीं है। कितना पढ़ोगे टाइम वेस्ट करोगे, उतना याद भी नहीं होगा। यही नहीं याद होगा बहुत सारे लोगों को, है ना। तो इसको नोट कर लेना तुम लोग, जो चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें शब्द बायोलॉजी के थोड़ा कठिन होते हैं और वो एक बार में पकड़ में नहीं आते। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि केवल वीडियो देख के चले जाओ, थोड़ा इसको लिख लो। सारे वीडियो नहीं कहते, पर कुछ ऐसे होते हैं वो लिख लेने पड़ते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के टर्म थोड़ा कठिन रहते हैं, है ना। तो मेरा प्रयास था कि बायोलॉजी से भी क्वेश्चन छूटे ना तुम्हारे, क्योंकि जीएस ही एक ऐसा फैक्टर है जो सिलेक्शन दिला सकता है तुम्हें। क्योंकि रीजनिंग में सबके क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हिंदी सब ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं, मैथ सबकी उतनी ही लगती है, पर गेम जीएस ही करता है ना। तो हम चाहते नहीं है कि तुम्हारा कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटे, हर जगह से कवर करने का प्रयास करेंगे। बस तुम लोगों को ये बताना है कि क्लास लगी कैसी है ना, और मेरा प्रयास कैसा लगा है। क्या मुझे बायोलॉजी के और भी वीडियो बनाने चाहिए? क्या बायोलॉजी के छोटे छोटे जो और भी टॉपिक हैं उन्हें भी कवर करना चाहिए? तो जैसी भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।